हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म में आपका स्वागत है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फेडरलिज्म क्या है, उसके कौन से की फीचर हैं और भारत में उसको हम कैसे कह सकते हैं फेडरलिज्म है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे आप पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कंट्री की। जैसे हमारे यहाँ एक से अधिक लेवल की गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल की है, स्टेट लेवल की है और लोकल लेवल की है। लोकल लेवल का मतलब हो सकता है पंचायत, आप गांव में रहते हो तो पंचायत लेवल की है, या नगर पालिका या नगर निगम। फिर इसके बाद यूजुअली क्या होता है, फेडरेशन में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक लेवल जो होता है वो पूरे इंटायर कंट्री का होता है और जो कुछ सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो राष्ट्रीय हित के होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं। जो दूसरी गवर्नमेंट है वो जो होती है वो स्टेट लेवल की होती है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्क के स्टेट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्क को देखती है। दोनों लेवल की गवर्नमेंट अपने इंडिपेंडेंट पावर को एंजॉय करती है। मतलब ये कहने का है कि दोनों लेवल की गवर्नमेंट को अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंट पावर यूज़ करने का अधिकार होता है अंडर द यूनिटरी सिस्टम। अब ये क्वेश्चन आता है कि यूनिटरी सिस्टम और फेडरलिज्म में क्या अंतर है। तो यूनिटरी सिस्टम में आइदर देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यदि यूनिटरी सिस्टम देखा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे यहाँ यूनिटरी सिस्टम नहीं है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है मोर पावरफुल होती है, बाकी जितनी भी यूनिट होती हैं वो उसके सबऑर्डिनेट होती है। लेकिन फेडरलिज्म में क्या होता है, फेडरलिज्म में जो होता है वो ऐसा नहीं होता। तो ये नीचे लिखा हुआ, बट इन अ फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू। पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती कि वो जो है कुछ करे। स्टेट गवर्नमेंट को खुद का पावर यूज़ करना पड़ता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये दोनों गवर्नमेंट सेपरेबली आंसरेबल होती हैं लोगों के प्रति। अब हम देखेंगे कि की फीचर ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं। तो पहला है मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। ये सबसे पहला फीचर है कि उसमें क्या होता है, मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे यहाँ नेशनल लेवल की है, स्टेट लेवल की है और लोकल लेवल की है। डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अब अलग अलग जो टायर का मतलब यहाँ पर जो है लेवल है, तो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स को जो है गवर्न करती है। परंतु हर टायर का एक अपना जुरिस्डिक्शन होता है, एक अपना स्पेसिफिक एरिया होता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है स्पेसिफिक एरिया, जिसमें वो स्पेसिफिक मैटर पर क्या करती है, लेजिस्लेशन पे, टैक्स पे या एडमिनिस्ट्रेशन पे अपने निर्णय ले सकती है। लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाना, टैक्सेशन मतलब टैक्स लगाना। ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल और टीयर ऑफ गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि क्या है कि गारंटी रहे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई हर जो लेवल है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगा। कल को क्या है, कोई विरोधाभास ना हो कि आपने ये नियम क्यों बनाया, आपने ये टैक्स क्यों लगाया। तो इस तरह से जो है संविधान में इसकी गारंटी रहती है। फिर आ गया ये चौथा फीचर हम देख रहे हैं फेडरलिज्म का। इसमें बताया गया कि जो फंडामेंटल प्रोविज़न होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो यूनिलेटरली चेंज नहीं किए जा सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, उठा के सारे नियम चेंज कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि चेंज करना है तो दोनों लेवल का, ये लिखा हुआ है, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फिर फीचर नंबर 5 फेडरलिज्म का, कोर्ट को पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। मतलब यदि कभी ज़रूरत पड़ी तो ऐसा ना हो, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो क्या है, एक अंपायर का काम करता है यदि कोई डिस्प्यूट उनके बीच में होता है। फिर फीचर नंबर 6, फेडरलिज्म का फीचर नंबर 6 कहता है कि जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होते हैं,
मतलब जो टैक्स से पैसा आएगा वो दोनों में स्पेसिफाई रहेगा कि कौन कितना पैसा रखेगा और कौन किस चीज़ पे टैक्स लगाएगा, ताकि उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू को जो होते हैं वो स्पेशली स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं। फेडरल सिस्टम जो होता है वो इस तरह से ड्यूल ऑब्जेक्ट रखता है। ये सातवां और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये सातों फीचर हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वो कई बार पूछ सकता है कि डिस्क्राइब करिए 7 फीचर ऑफ फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम। तो ये वाला जो फीचर है ये बोलता है कि फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। वो सेफगार्ड करता है और प्रमोट करता है यूनिटी ऑफ कंट्री को, और एट द सेम टाइम वो एकोमोडेट करता है रीजनल डाइवर्सिटी को। मतलब जो क्षेत्रीय विविधता है उसको बना के रखना है, और उसको यूनिटी ऑफ कंट्री को भी प्रोवाइड करना है। मतलब ये है कि भारत की एकता को बनाए रखना है और भारत की विविधता को भी जो है रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करना है। तो इस प्रकार ये जो है ये क्रूशियल है ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए जो फेडरलिज्म की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम देखेंगे कि 2 तरह के रूट हैं जिनके कारण फेडरेशन बनते हैं। तो पहला जो रूट है उसमें जो उसको बोलते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट जो होते हैं वो कमिंग टुगेदर आते हैं और एक बिगर यूनिट बनाते हैं। तो ये देखिएगा, ये अब सबसे पहले हमने यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने पढ़ा 7 फीचर ऑफ फेडरलिज्म, और अब हम पढ़ रहे हैं कि वो कौन से 2 रूट हैं जिनके कारण फेडरेशन बनता है। ठीक है ना। तो इसमें पहला रूट है कि इंडिपेंडेंट स्टेट। ध्यान दीजिएगा ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको लिखने पड़ेंगे। इंडिपेंडेंट स्टेट जब साथ में आते हैं तो वो एक बिगर यूनिट बनाते हैं, ताकि क्या हो, वो अपनी सॉवरेनिटी को पूल करें। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, अपने निर्णय लेने की क्षमता, और रिटेनिंग आइडेंटिटी, और अपनी आइडेंटिटी को भी बनाकर रखें। दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, और इस तरह से क्या होता है वो अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करते हैं। दिस टाइप ऑफ फेडरेशन इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सेकेंड सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि जो लार्ज कंट्री, सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। जिसमें क्या होता है एक लार्ज कंट्री जो कि हमारे यहाँ पर है वो अपने जो स्टेट्स हैं उनके बीच में पावर को डिवाइड कर देता है। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो कहाँ पर है, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में, और ये है होल्डिंग टुगेदर। तो एक था कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। फिर है इन दिस कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतनी ही पावरफुल होती है जितनी कि स्टेट गवर्नमेंट। फिर है हम इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे कह सकते हैं, मतलब आखिर हम कैसे कह सकते हैं। जैसे हमने फेडरलिज्म के 7 फीचर पढ़े, तो इंडिया को हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक फेडरल कंट्री है। तो सबसे पहली बात कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं। यदि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया को एक सिंगल कंट्री नहीं कहा उन्होंने कहा इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और उन्होंने फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इंडियन यूनियन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म पर आधारित है। तो ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, ये लाइनें आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या क्या है फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो सबसे पहला है कि हमारे यहाँ जो है 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरा क्या है स्टेट गवर्नमेंट है। और इसके अलावा एक तीसरा टायर भी है जिसको हम पंचायत या म्यूनसिपाल्टी कहते हैं। तो म्यूनसिपाल्टीज़ को भी क्या होता है, अपने अपने अधिकार होते हैं, और इन सब के सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है। ये दूसरे नंबर की बात। और तीसरे नंबर की बात कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली प्रोवाइड करता है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर का, मतलब जो कानून बनाने का पावर है, वैधायिक पावर है,
उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये सब फीचर्स हैं देखिए हमारे यहाँ। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब है कि ऐसे सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा अधिकार होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अधिकार होता है कि वो क्या करे, अपने कानून बनाए। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो हैं डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो ये जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर क्या होता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार होता है, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म पॉलिसी, ये लिखा हुआ है, दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। क्योंकि पूरे देश में हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत होती है। यूनियन गवर्नमेंट केवल अलोन, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, केवल यूनियन गवर्नमेंट इसमें लॉज बना सकती है यूनियन लिस्ट पे। सेकंड आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो होता है, स्टेट के जो सब्जेक्ट होते हैं, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, क्योंकि भाई स्टेट में किस स्टेट को कैसी ज़रूरत है उस हिसाब से वो नियम बनाते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन। सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार। तो दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन पर कॉन्करेंट लिस्ट पर जो है वो नियम बना सकते हैं। मान लीजिए यदि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, ये लिखा हुआ, इफ़ दे आर लॉस कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, तो जो यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो जो है वो प्रिवेल करता है। अब आता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। यूनियन गवर्नमेंट को, अब मान लीजिए इनके अलावा जो सब्जेक्ट रहते हैं उनमें यूनियन गवर्नमेंट को पावर होता है कि वो क्या करती है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पर नियम बनाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, अलग अलग गारंटी दी गई है। ये भी जो है फेडरलिज्म का फीचर हमारे यहाँ मिलता है। फिर हमारे यहाँ भी क्या होता है, जैसे हमने देखा कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर 2 तरह के रूट होते हैं। तो कुछ स्थिति जो है स्टेट में जो है, जैसे अभी कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर जो था वो एक स्पेशल स्टेट में था, उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन अभी भी जैसे कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन आपने देखा कि अभी जो है जम्मू कश्मीर को जो है उसके स्पेशल पावर को वहाँ से धारा 370 हटा ली गई है। तो इस तरह से क्या है, उसको भी जो है अब हमने क्या काय में शामिल कर लिया, कमिंग टुगेदर की होल्डिंग टुगेदर, तो हमने उसको होल्डिंग टुगेदर में शामिल कर लिया। पर अभी भी क्या है कि कुछ ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन टेरिटरीज़ हैं, हमारे यहाँ जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल पावर है कि वो इन एरियाज़ को जो है रनिंग कर सकता है। ठीक, फिर है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर का बेसिक है। इट इज़ नॉट ईजी। अब ये चेंज करना, यदि मान लीजिए इसमें कुछ चेंज करना है तो इसको पार्लियामेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती, ये व्यवस्था इसमें दी गई है। कोई भी चेंज को पहले पास करना पड़ता है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है। और उसमें भी ऐसा नहीं, उसमें भी 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन फीचर्स को देखते हुए कि हमारे यहाँ पर क्या है, फेडरलिज्म है। हमारे यहाँ जुडिशरी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको जुडिशरी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरसीइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न एंड प्रोसीजर को लागू करवाने में। यदि कोई डिस्प्यूट आता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो उसमें डिसीजन दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फेडरलिज्म के फीचर्स में ये एक व्यवस्था होती है। ठीक, फिर उसके बाद है जुडिशरी के बाद कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्स। लेवी टैक्स का मतलब होता है टैक्स लगाना। जैसे आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल के रेट अलग है, दिल्ली में अलग है, तो उसका कारण है कि अलग अलग स्टेट जो होते हैं अलग अलग टैक्स लगाते हैं। तो यही लिखा हुआ है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्स इन ऑर्डर टू कैरी ऑन गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड टू ईच ऑफ देम। क्लियर?
अब अगला क्वेश्चन है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं उसमें तो सभी तरह के प्रोविज़न हैं, लेकिन फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। The real success of federalism in India can be attributed to nature of democratic policies in our country. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideal of our country. तो हमारे यहाँ पर ये चीज़ें जो है कि हमारे यहाँ स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म भी है और रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी भी है और डिज़ायर है हमारे अंदर कि हम पूरे देश को साथ में लेकर चलेंगे। इसी के माध्यम से फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होती है और इसी के माध्यम से हम जो है लिविंग टुगेदर रहते हैं और यही जो इंश्योर करता है कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म सक्सेसफुल है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास। और आपको क्वेश्चन आंसर मैं सेपरेटली अलग से भेज दूंगा। आप चाहें तो खुद भी आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के और ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास।